मेरा नाम डिम्पल चंडात है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और आर्टिस्ट हूँ और सेंट मेरीज तितड़ी स्कूल में मैं आर्ट टीचर हूँ। और मेरी फैमिली में मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और मेरे 2 भाई और एक सिस्टर है। मेरी आर्ट जर्नी को लेकर अगर बात करें तो मैं शुरू करूँगी अपने स्कूल लाइफ से, जब से मैं थोड़ा समझने लगी कि हाँ, हम स्कूल जाते हैं, कुछ सीखते हैं। तो मुझे मेरी जो जो मैं कर रही हूँ आज, जो आर्टिस्ट लेवल पे जो मैं कर रही हूँ, उसका रूट ही मेरा मुझे लगता है कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी से शुरू हो गया था। एक्चुअली क्या होता था, हमारा स्कूल जो है वो, मैं विद्यावन स्कूल से पढ़ी हूँ। RSM माइंस में जो उसकी ब्रांच थी, उसमें पापा की सर्विस थी RSM में। अभी रिटायर हो गया, बट हमारा मैक्सिमम टाइम में वहीं पे निकला है। तो वहीं के स्कूल में हम पढ़े, विद्या भवन में। और विद्या भवन ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पढ़ाई तो होती है, बट साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो उसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे और बहुत ज़्यादा होते थे तो उसमें मैं सीनियर्स, मतलब मुझे याद है कि मैंने कभी क्रेयॉन या स्केच पेन भी यूज़ लेने से पहले ही मैंने सबसे पहले वाटर कलर को चूज़ किया। क्योंकि जब मैंने सीनियर्स जो स्टूडेंट्स थे उनको कंपटीशन में पार्ट करते हुए देखा था, तो मैंने उन्हें देखा था वाटर कलर यूज़ करते हुए, जो छोटी छोटी सी टिकिया होती है ना वो। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो यही कलर चाहिए। मुझे याद है कि लोग खिलौनों के लिए लड़ते होंगे या फिर कुछ दूसरी चीज़ों के लिए, बट मुझे वो कलर चाहिए थे। तो मुझे याद है मैं घर जाके बोली थी, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और मुझे वो कलर चाहिए थे। और मम्मी पापा सोच रहे थे कि क्या चीज़ मांग रही है। मैंने कहा मुझे तो वही कलर चाहिए जो किसी भैया के पास है, वही वाले। और 2 या 3 दिन में मुझे कलर ला के दिए गए। और मुझे यूज़ करने नहीं आता था, क्योंकि वाटर कलर है, उसकी एक अलग टेक्निक होती है, बट फिर भी मुझे चाहिए थे। और जब कंपटीशन था और मैं जब स्कूल में गई और मैंने जब उन कलर्स को यूज़ में लिया तो मुझे खुद को लग रहा था कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे उसे काम में लेने ही नहीं आ रहा था। क्योंकि वो बिल्कुल पानी जैसे कलर होते हैं और क्रेयॉन या आप स्केच पेन देखेंगे तो बहुत वाइब्रेंट कलर होता है। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ किया है मैंने। तो फिर भी मैंने उसी से ड्राइंग की और मैं सोच भी रही थी कि नहीं, मैं शायद ये कंपटीशन में नहीं जीत पाऊँगी। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मुझे प्राइज़ मिला है उसमें, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं मान रही थी कि मेरे लायक है। बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये थी, मुझे लग रहा था शायद मैंने कलर ठीक से नहीं किए। लेकिन मेरे टीचर्स ने जो देखा, उन्होंने ये देखा कि मैंने वो चीज़ें जो उस वक्त में मेरे लिए थी, मैंने उन चीज़ों को साइड में करके मैंने उस कलर को चूज़ किया जो आप थोड़े से उस सेंस को समझने के बाद में लेते हैं। तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी कि चलो उसने ट्राई तो किया उसे, और वो फर्स्ट प्राइज़ था मेरे लिए। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ से लगने लगा था कि ठीक है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। और उसके बाद तो आप यकीन करें या ना करें, बट विद्यावन स्कूल के अगर टीचर्स हैं वो अभी तो वो ब्रांच बंद हो गई है, सारे टीचर्स विद्यावन दिवाली में ट्रांसफ़र हो गए। और तो अगर वो मुझे सुनेंगे तो उन्हें पता है कि मेरी लाइफ क्या थी वहाँ पे। इवन कोई भी कंपटीशन होता था, कोई भी अगर आर्ट क्राफ्ट या इससे रिलेटेड जो भी होता था, पोस्टर मेकिंग वगैरह, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई ऐसा कंपटीशन मिस किया जिसमें मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आई हूँ। थर्ड तो मैं जाती नहीं थी, फर्स्ट या सेकंड। और उसके बाद फिर जब वो कंटिन्यू चलता रहा, मतलब हर कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना ही था। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे हुई, या 5th के बाद मैं 5th तक आई, उसके बाद 6th 7th 8th तक। 8th में मुझे कॉम्पिटिटर मिला, एक बॉय था, वो हॉस्टलर था। तो वो पहला टाइम था जब मैं फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आई थी किसी कंपटीशन में। तो वहाँ मुझे लगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। उस चीज़ में मुझे बहुत हर्ट किया, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी उस वक्त। कंपटीशन मेरे लिए बहुत मायने रखता था, और स्पेशली ड्राइंग का। तो वो एक बार उसने मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया। फिर मैंने उसको फिर सोचा कि नहीं, मैं इसको तो उस कंपटीशन में पीछे करूँगी। फिर नेक्स्ट जो था, मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर मैं उसमें फर्स्ट आई अगेन।
और दूसरी बात ये कि मतलब मेरा पूरा जो स्कूल में ही मेरा बेस जो होता है ना एज ए आर्टिस्ट, वो सारा स्कूल में ही मुझे लगता है वहीं से मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है। और इवन आपको जैसे कि हम स्कूल में होते हैं, हमको ऐसे रेटिंग लिखना होता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। और कोई क्लास में जैसे न्यू टीचर है तो बच्चों से जनरली क्वेश्चन होता ही है कि आप क्या बनोगे बड़े होके। तो लोग बोलते थे कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ब्ला ब्ला। और मुझसे कोई पूछता था, मैं बोलती थी मैं आर्टिस्ट बनूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं जानती थी मुझे यही करना है। बट फिर थोड़ा और आगे गए तो, और एक बात और, मैं स्कूल में जब भी है ना रिजल्ट अनाउंस होता था तो मेरे लिए वो एक अवार्ड पहले ही हो जाता था कि पूरी जो स्कूल थी हमारी, वो रिजल्ट अनाउंस होता था और नाम लेने के लिए जब प्रिंसिपल सर के हाथ में लिस्ट होती थी तो पहले ही बोल देते थे डिम्पल डिम्पल। वो हुटिंग होती थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मुझे ज़रूरत नहीं थी कि हाँ वो मुझे मेरा नाम ले। और कई बार डर भी लगता था कि यार मेरा नाम नहीं हुआ तो क्योंकि पब्लिक तो बोल रही है डिम्पल डिम्पल और मतलब स्टूडेंट्स। बट मुझे लगता था कि अगर मेरा नाम नहीं हुआ तो एक इंसल्ट फील होगी मुझे। बट वो होता था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ होगा। बस ये स्कूल के कुछ अच्छे मोमेंट थे मेरे। और सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी ने वहाँ पे सपोर्ट किया था तो हमारे प्रिंसिपल सर थे, डॉक्टर जगदीश शर्मा। अभी नहीं है वो, बट वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, मेरे पास रहेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़िंदगी को जीने की जो ताकत होती है या ज़िंदगी को फील करने की जो मैं बयान नहीं कर सकती, बट वो सब कुछ उन्होंने मुझे दिया। कॉन्फिडेंस लेवल जो ज़रूरी होता है किसी भी के जीवन में, और ख़ास करके किसी लड़की की लाइफ में। सो ये स्कूल लाइफ थी। 10th तक मैं विद्याभवन स्कूल में रही थी। एक्चुअली वो 10th स्टैंडर्ड तक ही था। उसके बाद में मैंने BN स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे लेना तो था ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट, मतलब आर्ट्स में जाना था। बट पेरेंट्स का प्रेशर था तो मुझे साइंस लेनी पड़ी। और ले तो ली, क्योंकि उन्होंने मतलब इवन मेरे टीचर्स ने जो विद्याभवन में जिनके साथ में बड़ी हुई थी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए थे, उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स से कहा था कि इसे ड्राइंग एंड पेंटिंग ज़रूर दिलाना। बट पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, ये कोई सब्जेक्ट होता है क्या? सब्जेक्ट तो आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, और वो भी साइंस बायोलॉजी। तो खैर बायो तो अच्छा था, बट केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे दिमाग में नहीं आते थे, और लिटरली कुछ नहीं आता था मुझे उसमें। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को। और जो 2 साल मैंने 12th के निकाले स्कूल में, बायो की जो फाइल्स होती है या जितनी भी फाइल्स होती है जिसमें ड्राइंग्स होती है, आधे से ज़्यादा बच्चों की फाइल्स में मैंने ड्राइंग की। जितनी भी फाइल थी, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे हर किसी की तो नहीं, बट मैक्सिमम फाइल्स उनकी जो वो थी वो मैंने खुद में रेडी की। मुझे याद है, उन बच्चों को भी याद होगा जो मेरे साथ थे। तो ऐसे करते हुए वो साल निकला, और 11th तो हो गया। 12th में आकर के मैंने ड्रॉप किया, बिकॉज मैं सच्ची बता रही, मुझे कुछ नहीं आता था। कुछ तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो मैं नहीं मुझे लगता ही नहीं था वो सब्जेक्ट मेरे लिए, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और ड्राइंग से था तो वो सब जानते ही थे आप, जो हमारी टीचर थी वो बता सकती है इस बारे में। फिर बोर्ड का रिजल्ट आया, मेरा वो साल ख़राब हुआ, और तब मुझे बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत लड़ाई की थी इस बारे में कि नहीं मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग चाहिए, बट उन्होंने मुझे नहीं दिलाया था। फिर वो 1 साल जब ख़राब हुआ तो नेक्स्ट ईयर मुझे स्कूल जाने का ही मन नहीं हुआ। एक इंसल्ट फील होती है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे तो हो रही थी, और हर बच्चे को लगेगा कि नहीं वो अगेन उस स्कूल में ना जाए जहाँ पर उसने फेलियर का सामना किया। फिर मैंने उसे छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया मैंने एक्चुअली। और मैंने मम्मी से या पापा से बोला कि नहीं मुझे तो बिना ड्राइंग एंड पेंटिंग दिला दो, बट मेरे पापा बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं दोबारा से पढ़ो तुम। मैंने कहा नहीं मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगी, मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग दिलाओगे, और वो भी किसी और स्कूल से। तो वो नहीं मान रहे थे, और मेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया बिल्कुल, कि नहीं तुमसे बात ही नहीं करूँगा मैं अगर तुमने कंटिन्यू नहीं किया अगेन साइंस से। फिर मैंने उसको छोड़ा, मैंने कहा छोड़ो अब कुछ नहीं कर सकती मैं। फिर है ना मैं घर पे ही रही 1 साल और। मैंने घर पे प्राइवेट से दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब जा पाऊँगी स्कूल। मैंने प्राइवेट से फॉर्म भरा, और वो फॉर्म भरने के साथ साथ ही मैंने पॉलीटेक्निक कॉलेज है यहाँ पर जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, मेरी मम्मी को थोड़ा लगा कि नहीं इसका फील्ड थोड़ा सा टच में होना चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिलाया।
मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में गई, मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर मैं मुश्किल से कुछ महीने वहाँ पर रही और उसके बाद कुछ अप डाउन करना था मुझे जामल कोटरा से और यहाँ तक। तो फिर मुझे है ना थोड़ी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, मैंने उसका आगे क्या होता है उसमें वो प्रोसेस पता किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप 10 बेस पे आ तो गए हो, लेकिन आपको फिर भी बैकग्राउंड आपका साइंस होना चाहिए टेक्सटाइल के अंदर। मैं सोचा नहीं, फिर मेरे काम का नहीं है मैंने कहा मेरे काम का नहीं है। फिर मैंने पापा से छुप के, बहुत चोरी छुपे, मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा जो कि आर्ट्स से था, बट उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं था। बट मुझे ये था कि मैं एक बार कॉलेज तक जा पाऊँ। और उस टाइम के बीच में जब मैं घर जाती थी तो मुझे याद है कि मैं रात रात तक मुझे नींद नहीं आने लगी थी। मैं बिल्कुल नींद से दूर हो गई थी। रात को बैठ के मैं पेंटिंग्स किया करती थी और सुबह मेरे पापा आते थे रूम में और देखते थे क्या कर रही है, तो वो मेरे हाथ में पेन ब्रश देख के गुस्सा हो जाते थे कि लड़की अपना टाइम ख़राब कर रही है। तो फिर मैं कई बार तो मुझे छुपाना पड़ता था अपना सामान कि यार पापा देख लेंगे तो क्या कहेंगे। फिर ऐसे ही निकला वो टाइम। रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट मेरा कोई ख़ास नहीं था, प्राइवेट दिया था तो प्राइवेट जैसा ही रिज़ल्ट मिला था मुझे। बट हाँ, मुझे आगे मिलने के लिए रास्ता ज़रूर मिला था। फिर मैंने मम्मी पापा से तो कोई सपोर्ट नहीं लिया, मतलब सब्जेक्ट को लेकर के। मेरी फ्रेंड थी राधा, मैंने उसने ड्राइंग एंड पेंटिंग लिया था और मुझे याद है उसके भी जो ड्राइंग्स बनानी होती थी वो मैंने बना के दी थी। तो उसने कहा कि तुझे तो लेना चाहिए। 12th के जो उसके पेपर्स थे वो मैंने रेडी किए थे, तो उसने बोला तुझे तो ड्राइंग दिलाऊंगी मैं, चल। फिर हम कॉलेज गए, तो कॉलेज में मुझे याद है उसने मेरा फॉर्म भरवाया था और हम दोनों लाइन में लगे हुए थे और मैं थोड़ी नर्वस थी कि यार मेरा परसेंटेज नहीं है मेरे पास, अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो ब्ला ब्ला। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू लग तो सही एक बार लाइन में। फिर हम दोनों खड़े रहे काफ़ी देर और जब मैंने फीस सबमिट की, मुझे एडमिशन मिल गया वहाँ पे, तो वो मेरी लाइफ का एक दूसरी लाइफ मिली है मुझे उस तरीके से था, क्योंकि वहाँ मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग मिला था। और फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा ड्राइंग का करियर। तो कॉलेज में आने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन जो थी वो BN गर्ल्स कॉलेज से कंप्लीट की थी। वो एक बेसिक कोर्स होता है, वो था, उसमें हिस्ट्री थी मेरे पास, होम साइंस और ड्राइंग था। बट ड्राइंग मेरा मेन सब्जेक्ट था जिसको लेके मुझे आगे जाना था। तो वहाँ से मैं पास आउट हुई। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में, विजुअल आर्ट्स में। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया तो टीचर्स सारे अच्छे थे। गेस्ट फैकल्टी ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसमें सुरेंद्र सर थे और फिर उसके बाद में जो सर आए, शाहिद परवेज सर का हमारे जो आगे की जो लाइफ है, क्योंकि ड्राइंग एंड पेंटिंग तो कोई भी करता है ना, जनरली भी कोई भी हॉबी आर्टिस्ट भी कर सकते हैं। बट आपको अगर उस फील्ड के अंदर थोड़ा गहराई से जाना है तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर एक लाइन पकड़नी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं स्कल्पटर भी हूँ, मैं पेंटर भी हूँ, मैं प्रिंट मेकर भी हूँ। ऑलराउंडर होना बुरी बात नहीं है, बट फिर भी आपको एक लाइन चाहिए होती है, आप किस वे पे चलना चाहते हो। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो थे शाहिद परवेज सर, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उदयपुर के। हम जब कॉलेज में थे और सर ने ज्वाइन किया था कॉलेज, उसी टाइम पे उनकी पोस्टिंग हुई थी हमारे कॉलेज में। तो वो भी नए नए थे और जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया था और हम तो बच्चे थे, हमको तो सीखना ही था और उनके पास में बहुत कुछ था हमें सिखाने के लिए। तो मुझे याद है कि प्रिंट मेकिंग को लेकर के मैं पहले से जब कॉलेज में थे तभी ड्राइंग तो खैर मैं बचपन से करती आ रही थी। अब मेरे लिए जो नई चीज़ थी वो थी प्रिंट मेकिंग, जो एक पार्ट होता है आपकी आर्ट एंड मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग का। तो उसमें सर को जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाने के लिए दिया था वो था प्रिंट मेकिंग। तो सर ने जब हमको पढ़ाया तो उन्होंने क्या किया ना कि सबमिशन पे ध्यान नहीं दिया। खैर टीचर देते भी नहीं है सबमिशन पे, उनका लक्ष्य जो होता है वो यही होता है कि बच्चों को कितना सिखा पाए। तो उसमें क्या हुआ ना कि मेरे पास में एक प्रिंट था, कोलोग्राफ था एक्चुअली वो। तो कोलोग्राफ में उस प्रिंट के अंदर सर ने मुझसे कम से कम नहीं कह सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बार उन्होंने मुझसे उसमें करेक्शन करवा दिया, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ड्राइंग के अंदर कराया ही होगा। उसके बाद जस्ट वो रेडी होती थी, मैं उसके एडिशन ले चुकी होती थी। प्रिंट पे क्या होता है, एडिशन लेने होते हैं आपको
दो से ज़्यादा जितने भी आप ले सकते हो, 100-200 तक। बट कॉलेज में आपको 5 एडिशन लेने होते थे, तो मैं 5 एडिशन करके कंप्लीट करके आती थी और सर को बताती, सर देखो ये मैंने ले लिया। मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो भी मैंने क्रिएट की है, बट सर को उसमें और संभावनाएं दिखती थी कि नहीं ये नहीं, इसमें ये करो। और वो इतने चेंजेस कराए, मैं तंग आ चुकी थी। मैंने कहा यार सर तो चाहते नहीं मेरा सबमिशन हो। मैंने बोला सर देखो मेरा एक ही काम हुआ और मुझे 5 सबमिशन तो देने, मिनिमम तो देने ही है, इससे ज़्यादा तो आप दो ना दो आपकी मर्जी। मैंने कहा सर मैं कैसे करूँगी, आप तो मुझे ना एक ही में उलझा रहे हो। बोला तो नहीं मन में, सर से तो कौन बोल सकता है, बट मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, सर तो इसको फाइनली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने, फिर मैं गई कुछ चेंजेस करके, सर बोलते इसको ऐसा करो, यहाँ से इसको कट कर दो, यहाँ से इसे हटा दो। मैंने कहा ठीक है, फिर करके लेकर आती तो कहते अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो मैं कहती हाँ। बोलते थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा और चेंज करे। मैंने कहा यार ये तो हद ही हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब सर कह रहे तो करना ही पड़ेगा। और एक दिन तो मैंने तंग हो गया, सर से बोल ही दिया। मैंने कहा सर मेरे 5 सबमिशन करने, एक ही नहीं हो रहा कंप्लीट। सर ने कहा कि चेक कौन करेगा आगे, तुमको मार्किंग जो करेगा वो कौन करेगा। तो मैंने कहा सर आप ही करोगे। तो बस मुझे पता है ना तू कितना काम कर रही है। ठीक है, फिर वो फाइनली वो कंप्लीट हुआ। वो चीज़ तब मेरे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखती थी, लेकिन आज जब हम इस टाइम पे है ना, तो हमें एक चीज़ को 10 तरह से तोड़ मरोड़ के देखना होता है। तो वो चीज़ मुझे पता लगा कि हाँ, वो मुझे ये चीज़ सिखा रहे थे कि तुम एक चीज़ को एक ही तरीके से मत देखो, उसको हर तरफ से घूम के देखो कि वो आपको क्या क्या नए तरीके से दिख सकती है। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। और उसी टाइम के दौरान क्या हुआ कि स्कूल में, कॉलेजेस में एक्चुअली आउटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आप कहीं बाहर जाओ सीखने के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ, बड़ौदा में जो एमएस कॉलेज है, फाइन आर्ट्स कॉलेज है, और बहुत अच्छा कॉलेज में उसका नाम आता है, और प्रिंट मेकिंग के अंदर तो बहुत ही अच्छा है वो। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने हमें, कॉलेज की कोई परमिशन नहीं थी, वो अपनी रिस्क पे, खुद अपनी रिस्क पे हमको उन्होंने बोला कि चलो वहाँ पर एनुअल एग्जीबिशन होती है बच्चों की जो फाइन आर्ट्स के हैं, क्योंकि आप एक जगह आप एमए और बीए कर रहे हो और एक जगह फाइन आर्ट्स है, तो फाइन आर्ट्स का कुछ अलग ही चीज़ होगी। तो उन्होंने बोला कि अगर जो एग्री हैं तो आप चले, मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, हमको तो जाना ही था, ऐसी चीज़ें कौन छोड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमारी क्लास पूरी रेडी थी। तो हमने कहा ठीक है सर हम चलेंगे। और कॉलेज का ऑब्जेक्शन भी था, अदर टीचर्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं आप बच्चों को ऐसे कैसे ले जा सकते हो, कुछ हो गया कुछ भी ब्ला ब्ला। तो सर ने कहा कि नहीं वो मेरी रिस्क है, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ देखें और सीखें, क्योंकि आप कुएं के मेंढक बन के नहीं सीख सकते, आपको निकलना ही पड़ेगा अगर आपकी उड़ान लंबी है तो। तो फिर वो हमें लेके गए वहाँ पे, बड़ौदा लेकर गए। हम रात को 9 बजे निकले थे और सुबह 4 बजे हम पहुँच गए थे बहुत जल्दी। और पहुँचने के बाद में जब हमें याद है, एक बहुत बड़ा वहाँ पे बड़ का पेड़ है, उसके नीचे हम बैठे थे, सुबह होने का वेट कर रहे थे। और जब मॉर्निंग हुई तो धीरे धीरे लोग आना जाना शुरू हुए, और मुझे जो देखना था वो थे प्रिंट। सर ने बोला तो तुमको यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम गए, कुछ नाश्ता वाश्ता किया, सुबह जो भी प्रोग्राम हुए सारे, उसके बाद में जब हमने प्रिंट मेकिंग, स्पेशली मुझे वही देखना था, मेरी फ्रेंड है ज्योतिका, हम दोनों वही ढूंढ रहे थे कि प्रिंट कहाँ है, दूसरा तो ठीक है सब। तो एक बड़ा सा हॉल था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जगदीश करके आर्टिस्ट हैं, उनकी प्रिंट्स थी और वो स्टूडेंट थे तब। तो मैंने पहली बार, मतलब हम जो यहाँ पे काम करते हैं, A4 साइज की जो शीट होती है उतना ही हम, है ना, जिंक प्लेट या जैसे अलग अलग इसके प्रोसेस होते हैं, तो उसमें हमने सिर्फ A4 साइज के एक पर्टिकुलर साइज पे ही हमने वर्क किया था सबमिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो मैंने एक दीवार पे इतना बड़ा प्रिंट देखा ना, मतलब वो कितना होगा, 6x8 समथिंग कुछ होगा। इतना बड़ा प्रिंट देख करके मैं, है ना, कुछ मेरे बोल ही नहीं पा रही थी। मैं बस उसको देख के मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल गए। मैं चुपचाप खड़ी थी और बस उसको देख के रो रही थी। और एक बड़ा सा हॉल और मैं सेंटर में खड़ी हूँ और मैं चारों तरफ से दीवारें देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप को क्या 30 मार का समझ रही हूँ। काम तो ये होता है ये। और फिर, है ना, मेरी फ्रेंड थी ज्योतिका, बोली पागल है क्या रो रही है। मैंने कहा ज्योतिका अपन क्या कर रहे हैं यार, अपन तो यही समझते हैं क्लास में हम थोड़ा अच्छा करते थे, दूसरों से बेटर थे। तो मुझे लगा नहीं, हम बहुत गलत थे, हम जहाँ हैं उससे हमको बहुत कुछ आगे करना है। मैंने फिर देखा वो लड़का कौन है जिसने काम किया, जगदीश नाम तो हमने देख लिया था, बट उसको देखना भी था आप कौन है ये। तो फिर वो आया, सीधा सा लड़का था, बिल्कुल साधारण लड़का, है ना, आप एकदम सामने आया। मैंने कहा इसने किया होगा।
फिर मैंने बोला आपका जो भी ये वर्क है, मैंने कहा मैं वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा समझ लो कि उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। मैं आज भी उसको मिलती हूँ ना तो मैं उसको ज़रूर कहती हूँ कि पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो वो मानता ही नहीं है उसको लगता है मजाक कर रही हूँ। दिल्ली फाइन आर्ट स्कूल में वो अभी है ना गेस्ट फैकल्टी में था, तब मैंने उससे पहली बार उस टाइम के बाद में अगेन मिली थी और मैंने उसको बोला कि मैं सच में तुम्हारे प्रिंट से इंस्पायर हुई थी। उसको यकीन ही नहीं होता वो सोचता है मैं मजाक कर रही हूँ। सो वो एक टाइम था और मुझे उसका सारा जो क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ वो शाहिद सर को देती हूँ, क्योंकि वो अगर वहाँ नहीं ले जाते तो शायद हम उस A4 साइज में सिमट जाते और यहीं की ही रहते। वैसे तो ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर हर वो इंसान आ सकता है जो सहज है, जिससे अपने आप को सहजता से रखने आता है सामने। तो और फिर उसके बाद ड्राइंग के बाद में अगर आपको प्रिंट मेकिंग के अंदर आना है तो प्रिंट मेकिंग आपसे टाइम लेता है, बहुत सारा टाइम, और उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं बहुत सारी हैं। हो सकता है कई बार आप जो सोच रहे हो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेंटिंग जो होती है, पेंटिंग में आपको पता है कि हाँ आपको किसी का पोर्ट्रेट बनाना है तो आप वही बनाओगे, आप इधर से उधर नहीं जा सकते। उसके अंदर आपको एक सीनरी बनानी है, आप वहीं तक रहोगे, आपको जो दिख रहा है या फिर आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो कलर डिसाइड किए हैं तो आप वही फील कर पाएंगे उसके अंदर। लेकिन जब आप प्रिंट मेकिंग कर रहे हैं तो आपके सामने एक मतलब ब्लाइंड जगह है बिल्कुल, और उसमें कुछ भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि मैं ये करूँगा यहाँ पर मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, तो 50% नहीं मिलता आपको रिजल्ट, और जो मिलेगा उससे आप निराश भी नहीं होंगे, आपको और अच्छा लगेगा। और हर कदम पे उसमें एक एक्साइटमेंट रहेगा आपको कि क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। और वो एक बार में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उसमें काफ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है उसके अंदर। और अगर इस फील्ड में आना है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर मुझे इस लाइफ से अगर आप मतलब कोई भी अगर मुझे टाइम मशीन से कहीं पीछे लाइफ में भेज दे और अगेन मुझे लाइफ जीने का मौका मिले तो मैं इसी लाइफ को चूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट है। तो एक बार मैं मतलब छोटी थी, बचपन की बात है, वही 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी मैं। तो जहाँ पर हम जो हमारी स्कूल थी उसी के पास में एक छोटी सी घाटी टाइप से था, पहाड़ तो नहीं कह सकते उसको, तो पथरीला था पूरा। वहाँ पे अक्सर इंटरवल में लंच के बाद में हम लोग उधर चले जाया करते थे कि चलो खेलेंगे करके, जबकि हमारे पास में बहुत बेटर ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है वहाँ का, फिर भी हमको लगता था कि नहीं थोड़ा उधर खेल के आएंगे। तो मम्मी ने मुझे नई नई स्कर्ट दिलाई थी और बहुत अच्छी थी वो, और बट वो थोड़ी सी लॉन्ग थी, तो मम्मी ने कहा था कि नहीं मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँगी फिर तुम पहन के जाना है इसको। मैंने कहा नहीं मेरी तो नई स्कर्ट है, मैं तो पहन के जाऊँगी स्कूल तो पहन ली मैंने। और बच्चे होते तो वैसे भी कुछ नया पहना होता है तो बहुत शो ऑफ करने का शौक होता है, तो मुझे भी वो स्कर्ट पहनी थी और उसका मस्त शार्प ब्लैक कलर था, जबकि ब्लू कलर होता है, बट वो थोड़ी सी ब्लैक तो नहीं थी, बट वो इतनी डार्क थी तो मुझे वो कलर अच्छा लग रहा था। तो मैं उसको पहन के चली गई उस पहाड़ की तरफ, थोड़ा सा इतराते, तो वो थोड़ा सा जंप करते हुए चलते हैं ना पेड़ पे उछलते हुए, तो मैं वैसे चल रही थी और चलते चलते पता नहीं कैसे धड़ाम करके गिर गई नीचे, और गिरते ही उठ गई, और उठते ही मैंने देखा किसी ने मुझे देखा तो नहीं इधर उधर तो कोई नहीं था। अब खुश तो हुई, चलो कोई नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं, फिर से कपड़े झटके और चलने लगी, और चलते चलते मुझे लगा मेरा पैर गीला हो रहा है थोड़ा सा, तो फिर है ना, और क्या होता है चोट लगती है तो आपको एकदम से वो गर्म खून होता है तो आपको उस चोट का एहसास नहीं होता है, बट वो मुझे काफ़ी डीप चोट थी, उस पर मुझे स्टिचेस आए थे। तो मैंने जैसे ही स्कर्ट ऊपर की तो मेरा घुटने से थोड़ा सा नीचे पूरा एक कट लगा हुआ था, शार्प कट था बिल्कुल। तो वो देख के मेरा दिमाग खराब, अब मैं सोच रही कोई मुझे देख क्यों नहीं तो फिर मैंने रोना शुरू किया, और है ना फिर जो बड़े बॉयज़ वगैरह खेलते ही आसपास, उन्होंने देखा क्यों रो रही है, और बच्चे रोते तो कोई भी आ ही जाते, तो एक छगन करके भैया थे वो आए दौड़ते हुए, क्या हो गया मैंने कहा मेरा पैर। उन्होंने देखा जैसे ही तो मुझे उठाया गोद में और बच्चों से बोल दिया कि सर को, प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म कर देना कि वो उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमारा डिस्पेंसरी ज़्यादा दूर नहीं थी RSM माइल से, तो फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे उठाया और उठाते ही उन्होंने मतलब गोद से उठा के मेन रोड तक तो जाए, फिर कोई गाड़ी हो तो उसमें एम्बुलेंस बुलाने का भी उनको पता नहीं क्यों सूझ नहीं रही, बट वो मुझे लेके रवाना हो गए और प्रिंसिपल सर से बोल दिया कि डिम्पल को वहाँ भेज दिया है हॉस्पिटल लेके गए।
और पीछे पीछे मेरी जस्ट पास में मेरी मम्मी भी स्कूल में टीचर है, तो गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पे वो टीचर थी। तो रास्ते में उनको भी बता रहे हैं कि अरे डिम्पल को चोट लगी है, डिम्पल को चोट लगी है। और मम्मी भी उधर से आ रहे हैं और मुझे लेके गए हॉस्पिटल। और फिर वहाँ पर जा कर के मुझे याद है कि वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे, मतलब बचपन में तो मुझे और भी चोट लगी थी, इधर लगी हुई इधर लगी हुई, बट तब मुझे इतना समझ नहीं आता था कि स्टिचेस नाम की कोई सिलाई जैसी चीज़ होती है। और फिर मुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया और मैंने वो सुई जैसा उनके हाथ में कुछ देखा, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मैं तो नहीं लगाऊंगी, मुझे टाँके लेने ही नहीं है। और मुझे याद है मुझे कम से कम 10-12 लोगों ने पकड़ रखा था और मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के बोल रही थी कि मुझे ये नहीं करवाना है, जो भी है चुपचाप से पट्टी कर दो। बट नहीं, वो एक टाइम था बहुत डेंजर, मतलब जब मैं समझने लगी थी कि हाँ चोट का इलाज इस तरह से होता है। वो एक बहुत अजीब मोमेंट था। लाइफ में एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस दोनों बराबर वैल्यू रखते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको एक बेस देता है। आप वहाँ पर सीखते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। आपको जैसे 3 सब्जेक्ट्स हमको दिए इसलिए जाते हैं कि हम उन तीनों में से खुद को समझें कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। उसी तरह से एजुकेशन में आपको और भी दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं, या पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट है तो उसमें भी अलग अलग ब्रांचेज होती है। तो वो आपको ये डिसीजन लेने के लिए एक बेस देती है कि आप कहाँ जाएं। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होता है, आप धीरे धीरे उस चीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपके अंदर आता रहता है, आता रहता है। तो वो भी उतना ही वैल्यू रखता है, क्योंकि वो आपको आपकी आगे की जर्नी देता है। ओके, जब मुझे अपना टाइम थोड़ा सा एंजॉय करना होता है, तो अभी तक तो मुझे यही लगता है कि मैंने अपना सारा टाइम जो भी, अगर आपका वर्क जो भी आप कर रहे हैं, जो भी जिस प्रोफेशन पे, अगर वो आपके अकॉर्डिंग है, जो चाहते थे आप लाइफ में, अगर आपने वही किया है, तो आपको लाइफ में एंजॉय करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना मैक्सिमम टाइम आर्ट को दिया है और उसी को मैंने एंजॉय किया है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी बोझ नहीं बना और कभी मुझे उसमें बोरियत नहीं हुई। बोरियत होगी तो रंग चेंज कर लेंगे बट हाँ, वो मेरे लिए हमेशा खुशी देने वाली चीज़ रही है। और इसके अलावा अगर देखें तो ठीक है, कभी मेरी सिस्टर है, भाभी है, तो हम कुछ गर्ल्स मिल जाती हैं तो हम तीनों ही निकल जाते हैं कहीं पे भी, इस तरह से कुछ निकलता है टाइम। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो कीजिए वर्क मॉप पर। ओके, जाते जाते मैं आपसे एक कलाकारों की भी बात कहना चाहूँगी। कला में कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।